अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली गुरसाब उर्फ जूना खान खिलजी था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन का जन्म जो था वो कलात जाबुल प्रांत जो कि अफगानिस्तान में है वहाँ पर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने आक्रमता के साथ साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के मदुरै तक किया था। कहा जाता है कि खिलजी जितना बड़ा साम्राज्य किसी शासक ने अगले 300 सालों तक नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। अपनी महत्वाकांक्षी के चलते उसे सिकंदर ए सनी का खिताब भी मिला था, जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। उसने अपने शासनकाल के दौरान शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से अलाउद्दीन खिलजी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का इतिहास। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण अपनी बेटी की तरह किया था और अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवाया। लेकिन वह जलालुद्दीन की बेटी से शादी करके खुश नहीं था, क्योंकि जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद उनकी पत्नी एक राजकुमारी बन गई थी और उनके बर्ताव में अचानक से अभिमान आ गया था। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत कैसे की। तो बात है वर्ष 1291 की। कारा के राज्यपाल मलिक छज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया था। इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से संभाला, जिसके बाद उन्हें कारा का मुफ्ती इट मीन्स राज्यपाल बना दिया गया। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन को एक अप्रभावी शासक माना और दिल्ली के सिंहासन को हड़पने के लिए अलाउद्दीन को उकसाया। वैसे जलालुद्दीन के साथ विश्वासघात करना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी सेना और हथियारों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इस योजना में लगने वाले धन की कमी को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी। वर्ष 1293 में अलाउद्दीन ने भिलसा, जो कि मालवा के परमार राज्य में एक अमीर शहर है, वहां पर लूटपाट की और सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए अलाउद्दीन ने पूरी लूट को जलालुद्दीन को सौंप दिया। इससे खुश होकर जलालुद्दीन ने उन्हें अरीस आई ममालिक, जो कि युद्ध सेनापति होता है, उन्हें वो नियुक्त कर दिया और उन्हें सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य विशेषाधिकार भी दे दिया। भिलसा में लूट की सफलता के बाद अलाउद्दीन ने अपनी अगली लूट 1296 में देवगिरी, जो कि दक्कन क्षेत्र स्थित दक्षिणी यादव साम्राज्य की राजधानी है, यहाँ पर की। वहाँ से उन्होंने रत्नों, कीमती धातुओं, रेशम उत्पादों, घोड़ों, हाथियों और दासों सहित भारी मात्रा में धन की लूटपाट की। इस बार भी जलालुद्दीन लूट का सारा सामान अलाउद्दीन द्वारा सौंपे जाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दिल्ली लौटने के बजाय अलाउद्दीन लूट का सारा सामान कारा लेकर चला गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को एक पत्र लिखा और लूट के साथ दिल्ली वापस नहीं आने के कारण माफ़ी मांगी। इसके बाद जलालुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अलाउद्दीन से मिलने के लिए कारा आने का फैसला किया। जब वो कारा के रास्ते पर थे तब उन्होंने करीब 1000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़े के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किए थे। 20 जुलाई 1296 को जब जलालुद्दीन ने गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन से मुलाकात की, तब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाते समय उनकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया और उनकी मृत्यु के बाद खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। जुलाई 1296 कारा में अलाउद्दीन ने अपने आप को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में नया सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को यथासंभव कई सैनिकों की भर्ती करने और उन्हें एक उदार सुल्तान के रूप में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कारा में अपने मुकुट के साथ साथ 5 मन लगभग 35 किलोग्राम सोना वितरित किया। भारी बारिश और नदियों में बाढ़ की स्थिति के कारण उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। तो अब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के विस्तार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। उन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि गुजरात पर फतह कैसे किया।
1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नुसरत खां की अगुवाई में 14,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के पास बेगल के राजा कर्ण और खिलजी सेना में युद्ध हो गया, जिसमें राजा कर्ण पराजित हुआ और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण में पहुंच गया। राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और उनसे निकाह कर उन्हें शाही हरम में भेज दिया। गुजरात के विजय अभियान के समय नुसरत खां ने भयंकर कत्लेआम मचाया था तथा कई बड़े मंदिरों को तोड़ दिया था। इनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि जैसलमेर पर फतह कैसे किया। जैसलमेर के शासक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूधा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर पर फतह प्राप्त किया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण और रानी पद्मावती का जौहर के बारे में। चित्तौड़ किले पर किया गया आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में सबसे सुर्खियों में रहा, क्योंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था। इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हराया। हालांकि इस पूरे हमले की वजह रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है, जिस पर अलाउद्दीन मोहित हो गए थे। लास्ट में 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हो गया। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह चर्चा का विषय है कि अधिकतर इतिहासकार पद्मावती को काल्पनिक पात्र मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों की हत्या करवा दी थी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन ने संपूर्ण उत्तर भारत पर फतह कैसे किया। उत्तर भारत में खिलजी सेना ने 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर जीत हासिल की, तो वहीं 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर, 1305 और 8 के बीच में मालवा पर और 1304 में जालौर में विजय हासिल किया। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार कहाँ तक था। अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत के सभी विजय अभियानों की अगुवाई की थी। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करने के लिए भेजा। युद्ध के बाद राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1310 ईस्वी में जब मलिक काफूर तेलंगाना राज्य के वारंगल पहुंचे, तो वहां के राजा रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े और अपार धनराशि और वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। वारंगल के बाद 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने कर्नाटक के होयसल के शासक बीरबल्लाल तृतीय को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को जीत लिया और कत्लेआम और बड़ी संख्या में लूटपाट की। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कि रामेश्वर को भी तोड़वा दिया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कैसे परास्त किया। अलाउद्दीन ने मंगोल को जालंधर जो कि 1298, किली को जो कि 1299, अमरोहा जो कि 1305 और रबी 1306 की लड़ाइयों में हराया। जब मंगोल सैनिकों में से कुछ एक ने विद्रोह किया, तो अलाउद्दीन के प्रशासन ने विद्रोहियों को क्रूर दंड दिया। उनके परिवारों और उनके बच्चों की हत्या उनकी माताओं के सामने कर दी गई। अगस्त 1303 के आसपास मंगोलों ने दिल्ली पर एक बार फिर से आक्रमण किया, परंतु पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण अलाउद्दीन को निर्माणाधीन सिरी किले में शरण लेनी पड़ी। वर्ष 1303 में हुए मंगोल आक्रमण ने अलाउद्दीन को अपने प्रशासन में कुछ सख्त कदम उठाने को मजबूर कर दिया, ताकि ऐसे हमले दोबारा न हो। उन्होंने भारत के मंगोल मार्गों पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और किले की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए और पर्याप्त राजस्व प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला कार्यान्वित की। दिसंबर 1305 में मंगोलों ने फिर से भारत पर हमला किया। मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन के मजबूत घुड़सवारों ने अमरोहा की लड़ाई में भी मंगोलों को हराया। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य कितने थे। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा और कुस्क ए शिकार का निर्माण करवाया।
उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार फिरिस्ता के मुताबिक 8000 से ज़्यादा मंगोलों के सिरों का इस्तेमाल अलाउद्दीन द्वारा सिरी किले की स्थापना के लिए किया गया था। तो चलिए ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के मुख्य विशेषताएं क्या थी। अलाउद्दीन का प्रशासन विभिन्न सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार है। एक मजबूत और कुशल राजस्व प्रशासन की प्रणाली की स्थापना की गई। सामाजिक तंत्र की व्यवस्था करने के लिए बड़ी संख्या में कलेक्टर, अकाउंटेंट और एजेंटों को काम पर रखा गया। उनके प्रशासन के तहत अधिकारियों को अच्छा भुगतान दिया जाता था। अलाउद्दीन ने भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कड़े दंड लगाए थे। अलाउद्दीन का प्रशासन अपने बाजार में सुधार और मूल्य नियंत्रण के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली में 3 अलग अलग बाजारों की स्थापना की। पहला जो था वो अनाज के लिए था, दूसरा जो था कपड़ा और दैनिक उपयोग वाली वस्तु जैसे कि घी, तेल और चीनी के लिए था, तीसरा बाजार था घोड़ों, मवेशियों और दासों के लिए था। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की कीमत के अनुसार उनके मूल्य तय किए थे। अलाउद्दीन के प्रशासन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कर प्रणाली। भारत के कैम्ब्रिज आर्थिक इतिहास के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की कराधान प्रणाली एक संस्था थी जो सबसे लंबे समय तक चली और इसका प्रभाव 19वीं या 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिला। उन्होंने गैर मुस्लिम पर 4 प्रकार के कर लगाए थे। जजिया कर, जिसका मतलब होता है वो चुनाव कर होता है। खराज, ये होता है भूमि कर। घरी, घर का कर। और चरा, इट मीन्स चरागाह कर, इसको लागू किया था गैर मुस्लिमों पर। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक अलाउद्दीन ने एक नया धर्म स्थापित करने के बारे में सोचा था। उसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था और सैनिकों को वेतन के रूप में नकद भुगतान किया। उसने अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत बनाया। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना की स्थापना की। उसने खादान और कपड़ा बाजार की भी स्थापना की। उसने दियान रियासत और साहना ए मंडी नाम विभागों की भी स्थापना की, जो कि बाजार को नियंत्रित करने से संबंधित थे। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी, जिसमें गुप्तचर अधिकारियों को बरीद तथा गुप्तचरों को मुनहीन कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने उनको उभयलिंगी बताया। उनके अनुसार अलाउद्दीन मलिक काफूर के प्रति बहुत आकर्षित थे। उन्होंने एक दास के रूप में उन्हें खरीदा और बाद में उसे अपने सबसे वफादार अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई। अपने शासन के आखिरी 4-5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने और समझने की शक्ति जो थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथों में आ गई थी। कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि मलिक काफूर ने खिलजी के मरने के बाद उनके 2 बेटों को अंधा करवा दिया तथा खिलजी के 3 वर्ष के पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन करने लगा। तो गाइस, ये था अलाउद्दीन खिलजी का पूरा इतिहास। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।